सही बता रहा हूँ दोस्तों, असुर 2 की ये जो डिटेल्स है आपके होश उड़ाने की दम तो रखती हैं। साथ ही में कई रेफरेंसेस भी हैं जो कि सीजन 1 के लिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ होने वाला है। तो अगर आपने सीजन 1 या सीजन 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार वो सीजन देख लें। बाकी ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए करते हैं धांसू वीडियो की शुरुआत। असुर सीजन 2 का एपिसोड 1 चालू होता है। यहाँ पर निखिल ने अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लिया क्योंकि उसकी बेटी की डेथ के पीछे कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल था। उसने उन 3 लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी ही बेटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ली। अब ये जो सीन दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर कि निखिल नायर की बेटी और वो दोनों एक ही बाथटब के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सीधा रेफरेंस है सीजन 1 के एक छोटे से सीन से। यहाँ पर की इमोशन, कंडीशन, सारी की सारी चीजें सेम है। निखिल को अपने आप पर इतनी ज्यादा आत्मग्लानि और आने वाली डिटेल और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। और इसी डिटेल को ध्यान में रखते हुए हमको क्रिएटर्स की थोड़ी बहुत तारीफ भी करना ही पड़ेगा। अब इसी सीन के थोड़ी देर बाद एक सीन और आता है जहाँ पर कि पहले की तरह उसी फोन पर कोऑर्डिनेट्स आते हैं। और दोस्तों जब मैंने ऑनलाइन इन कोऑर्डिनेट्स को सर्च किया और यहाँ दोस्तों मैंने ये पाया कि इस तरीके के कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वैसे सच बता रहा हूँ, इन कोऑर्डिनेट्स को सर्च करने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, कई वेबसाइट्स पर देखा, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं मिली। लेकिन यार मैंने सोचा कि इन कोऑर्डिनेट्स को इतनी आसानी से यहाँ पर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इन कोऑर्डिनेट्स पर मैंने थोड़ी मैनिपुलेशन की और यहाँ पर ये जो लोकेशन निकल कर आ रही है वो एक्चुअल में दिल्ली की ही आ रही है। और ये जो वेब सीरीज की स्टोरी है वो भी दिल्ली में ही बेस्ड है। हालांकि लोकेशन तो रैंडम आ रही है, कुछ एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये डिटेल मैटर तो करती है कि ये लोकेशन जो है वो दिल्ली की ही आ रही है। लेकिन डायरेक्टली अगर इन कोऑर्डिनेट्स को आप सर्च करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, इस सीरीज में हमको कितनी बार कोऑर्डिनेट्स देखने को मिले, लेकिन वो सारे कोऑर्डिनेट्स हमको फेक देखने को मिलते हैं। और भी कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर सर्च कर देखे हुए थे, लगभग सारे कोऑर्डिनेट्स का यही हाल है। चलिए आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट डिटेल पर। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में शुभ 2 लोगों को कुछ कहानी सुनाता है और कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलता है। जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। और उसके बाद ये डिटेल देखना आप डेफिनेटली भूल गए होंगे। एक्चुअल में शुभ इस व्यक्ति को पूरे 9 बार मारता है। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार नंबर 9 को एक बहुत ही भाग्यशाली नंबर के रूप में देखा जाता है और 9 बार किसी को भी मारना एक बहुत ही शुभ काम के अंडर कंसीडर किया जा रहा है शुभ जोशी द्वारा। और तो दोस्तों ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पर खत्म बिल्कुल भी नहीं होती। एक्चुअली में नंबर 9 किसी भी व्यक्ति की लाइफ के एंड को डिनोट करता है। कहने का मतलब गूगल की मानी जाए तो नंबर 9 एक ऐसा अंक जो कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ साइकिल को डिनोट करता है। और यही सेम चीज इस सीन में भी हुई थी जहाँ पर कि शुभ उसको पूरे 9 बार मारकर उसकी लाइफ को खत्म कर देता है। कहने का मतलब नंबर 9 के बाद उसकी लाइफ साइकिल भी पूरी हो चुकी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हर एक एपिसोड का अपना ही एक अलग मीनिंग है। जैसे कि नंबर 10 के एपिसोड का आप टाइटल थोड़ा ध्यान से देखें तो वो आपको दिखाई देने वाला है दी गॉड्स डिलेमा। तो डिलेमा का मतलब निकलेगा किसी भी व्यक्ति को 2 सिचुएशन में फंसा देना जिसमें कि सही और गलत में वो कभी भी डिसीजन ना ले पाए। कहने का मतलब यहाँ पर उसे समझ में ही ना कि इन दोनों चीजों में से क्या सही और क्या गलत हो सकता है। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है वो सीरीज भर हमको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर एंड एपिसोड का नाम रखा गया है दी गॉड्स डिलेमा। साथ ही में यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब यहाँ पर अनंत को शुभ उलझा देता है कि तुमको उन लोगों को चूज करना है जो कि भगवान में विश्वास रखते हैं या फिर उन लोगों को चूज करना है जो कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। और यहाँ पर अनंत को दोनों चीजों में से चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उस सुपरसोनिक बॉम्ब को उस टाइम पर रोक लिया जाता है और बहुत से लोगों की जान बचा ली जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक गॉड का ही डिलेमा होगा और यही एंड ऑफ द एपिसोड का नाम भी। ऐसे दोस्तों अगर आप एपिसोड 6 का नाम देखें डोमिनो इफेक्ट, इसमें भी दोस्तों यही सब होता है। एक को गिराया जाता है और पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। अब बहुत सी स्टोरी तो आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर अर्जुन भल्ला का स्टॉक जैसे ही डाउन होता है तो बहुत से लोगों को यहाँ पर नुकसान हो जाता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग दूसरों को मारने लगते हैं। तो यहाँ पर शुभ ने क्या किया, शुभ ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन भल्ला को टारगेट किया और यहाँ पर पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। तो हुआ ना ये डोमिनो इफेक्ट। वहीं एपिसोड 7 द बर्थ ऑफ न्यू गॉड अनंत को बताता है। यहाँ पर दोस्तों आखिरी एपिसोड में हमको एक डिटेल और दिखाई देती है। यहाँ पर अनंत को मारने के लिए शुभ कंटिन्यूअसली प्रेशराइज करता है डीजे को और ये जो ड्रीम इफेक्ट आपको दिखता है वो एपिसोड 1 में भी हमको देखने को मिलता है। तो शायद दोस्तों ये डिटेल इस चीज को डिनोट करती है कि एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो चुकी है, जबकि यहाँ पर इमोशंस और कंडीशन दोनों अलग अलग है। भाई अगली एक डिटेल इसी एक सीन से और निकल कर आती है। आजू बाजू का एनवायरमेंट दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिए, जहाँ पर की दोस्तों बहुत से लोग अपनी ही जान
बचाने के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं कई लोग अभी भी हाथ जोड़कर अनंत के सामने खड़े हुए हैं। कहने का मतलब निस्वार्थ लोगों की संख्या बहुत ही कम है और अधिकतर लोग आपको यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आएंगे। ये इस चीज को डिनोट करता है कि ज्यादातर लोग जब अपने पर आती है तो भागने लगते हैं। अगली जो डिटेल है वो एंड एपिसोड से ही निकल कर आती है, जो कि शुभ के कॉन्फिडेंस को डिनोट करती है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को, यहाँ पर कि माया अस्त्र के नीचे सोनिक बॉम्ब लिखा हुआ है। आइए दोस्तों थोड़ा बहुत और जानते हैं माया अस्त्र के बारे में। एक्चुअली माया अस्त्र शिव भगवान का त्रिशूल था, हिंदू पारंपरिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली हथियार, साथ ही में अचूक और किसी के द्वारा ना रोका जाने वाला, और भगवान शिव और देवी शक्ति को छोड़कर कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। शिव को भी दोस्तों अपने मिशन पर इसी तरीके का कुछ एटीट्यूड था कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी चीज आ जाए मेरे किसी भी मिशन को कभी नहीं रोक सकता। देखा जाए तो कुछ इसी तरीके का एटीट्यूड शिव का अपने माया अस्त्र वाले मिशन के लिए भी था और एंड तक यहाँ पर पूरा पुश करने की भी कोशिश की शिव ने इस मिशन को पूरा करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस बॉम्ब को रोका तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, इसने जो करना था वो तो कर ही दिया। लेकिन साथ ही में धनंजय राजपूत को ये भी पता था कि उस लोकेशन पर उस समय शुभ 100% अवेलेबल रहने वाला है और उसका ये इंस्टिंक्ट काम भी आता है। अगली डिटेल यहाँ पर दोस्तों निकल कर आती है निखिल नायर से रिलेटेड। सीजन 1 में दोस्तों हमने जो निखिल नायर देखा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां थी, एक बेटी, एक पत्नी और सब लोग मिलकर एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक शुभ जोशी निखिल नायर एक धर्म संकट में डाल देता है। यहाँ पर कि अगेन एक ऐसा डायलेमा इफेक्ट क्रिएट होता है जिसमें कि उसे दो कंडीशंस के बीच में चूज करने का मौका दिया जाता है, या तो वो इन तीनों को बचा ले या तो वो अपनी बेटी को बचा ले। लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो उन तीनों लोगों को ही बचाता है और इन सब के वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगता है और डिप्रेशन में रहने के बाद वो डिप्रेशन की गोलियां भी खाने लगता है। यहाँ तक कि डॉक्टर से वो ये भी कहता है कि मेरे डोजेज कुछ बढ़ा दिए जाए। और इन सब से दोस्तों एक कंक्लूजन निकाला जाए तो इससे ये डिटेल निकल कर आती है कि इस बार का जो निखिल नायर है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फैमिली वाली लाइफ में, मतलब कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि वो डिप्रेशन की गोली लेने के बाद और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है और ये जो अनस्टेबिलिटी के सिम्टम्स है ये बहुत हद तक रियल लाइफ से भी मैच खाते हैं, जैसे कि डिजीनेस, हेडेक, अच्छे से नहीं सोना और हमेशा सोया सोया सा फील कर, अपने आप को बीमार फील करना, किसी भी चीज को सोच समझने की जो शक्ति है उसको खत्म कर दे। ये सारे के सारे सिम्टम्स हमको निखिल नायर में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि पूरा सीजन ही हम निखिल को थोड़ा ओड़ा ओड़ा सा देखते हैं। तो यार एक बहुत ही गजब की डिटेल थी। आखिरी डिटेल हमारी निकल कर आती है वृंदा से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि वृंदा कंटिन्यूअसली एक ही मूर्ति पर बहुत दिनों से काम करती हुई आई है और जरा इस मूर्ति को ध्यान से देखने के बाद ये भी पता चलता है कि ये मदर और सन के लव को डिनोट करती। लेकिन दोस्तों ये एक जो मूर्ति है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी भी प्रमोट करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ध्यान से देखने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि इस मूर्ति में इस औरत का जो बच्चा है वो मर चुका है, क्योंकि जिस पोजीशन में ये बच्चा नीचे की ओर लटक रहा है उस पोजीशन को देखने के बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल ही जिंदा हो, या तो फिर किसी तरीके से इसकी मौत हो गई होगी। और ये जो एक चीज है वो हो सकता है कि वृंदा के पास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि वृंदा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो जहाँ पर कि वो अपने ही बच्चे को खो बैठी हो और शायद उसके बच्चे के मरने के पीछे समाज का हाथ हो और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए वो इजीली शुभ से इन्फ्लुएंस हो गई और शुभ के साथ आकर जुड़ गए। तो हाँ यार मेरी तरफ से ये सारी की सारी डिटेल्स। बाकी तो आपको कौन सी डिटेल इसमें से अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ यार प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के कंटेंट में हाईली इंटरेस्टेड हो तो। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।